Hello everyone, welcome to Fly High Smart Tuition. So today we are going to cover the portion transportation. लाइफ प्रोसेस का ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, दूसरे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सीखा। अब ये तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या फिर इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस पार्ट में बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को समझेंगे। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एकदम मस्त होना चाहिए। अगर आपके आसपास का सड़क, हाईवे, स्टेट रोड्स, रेलवेज, रेलवे का सिस्टम, रेलवे का नेटवर्क और एरोप्लेन्स का नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा तो भाई बिजनेस ग्रो करता है। लोग इधर से उधर मूव आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। सो किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए उसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ही सॉलिड और तगड़ा होना चाहिए। सिमिलरली बॉडी को भी स्मूथली फंक्शन करने के लिए उसके हर बॉडी पार्ट तक एनर्जी रिसोर्सेज पहुंचना चाहिए, एंड फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन बीइंग में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। तो भाई ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास जैसे गाड़ी होती है, बस होता है, ट्रेन होता है, जीप होती है, ये सारे व्हीकल्स हो गए, एंड बाकी तो सड़क बना हुआ है। तो सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारा जालीदार सड़क बना हुआ है इन द फॉर्म्स ऑफ वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। इस फॉर्म में ये जाल बिछा हुआ है। इसमें जो गाड़ी चलती है उसका नाम है ब्लड। ठीक है। ब्लड में भी अलग अलग तरह की गाड़ी हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब हमने पढ़ा है जूनियर क्लास में भी कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका बेसिकली काम है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको डिजॉल्व फॉर्म में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसको मूव करने के लिए, जैसे भाई गाड़ी चलाने के लिए हमको पेट्रोल चाहिए, उसको हमको एक फोर्स चाहिए, मगर ऐसा कोई फोर्स हमारे बॉडी के अंदर में काम नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा कोई इंजन नहीं है हमारे में। सो वी नीड अ कॉमन इंजन सिस्टम, वो है हार्ट। हार्ट एक पंप सिस्टम के जैसे काम करता है। वो ब्लड को पुश करता है, पंप करता है, जिसके वजह से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो पाता है, मूव कर पाता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो पार्ट है, जो चीज़ है, जो मैकेनिकल फोर्स है जो कि इस ब्लड को या इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, दैट इज़ हार्ट। दिस इज़ द पंपिंग डिवाइस। क्योंकि खून को जो है वो पैर से ऊपर की ओर भी चढ़ना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी भी काम करना है, ऊपर से नीचे भी जाना है, नीचे से ऊपर भी जाना है, लेफ्ट से राइट भी जाना है, राइट से लेफ्ट भी जाना है। तो भैया फोर्स तो लगेगा ना, अपने आप तो जाएगा नहीं। ऊपर से नीचे अपने आप जा सकता है, नीचे से ऊपर कैसे आएगा, लेफ्ट एंड राइट कैसे जाएगा, और जिस स्पीड में जाना चाहिए वो स्पीड कैसे अवेलेबल होगा। तो उसके लिए वी नीड अ पंपिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड हार्ट। ठीक है। तो इसी तरह का एक पूरा जाल ट्यूब्स का टिश्यूज के आसपास घिरा हुआ है, जो कि इंश्योर करता है कि भाई सबके पास फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स आ जाए और उनका कचरा बाहर फेंका जाए। साथ ही साथ अगर किसी तरह का सड़क में कोई गड्ढा हो गया है, कहीं रास्ता टूट गया है, ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज में कहीं डैमेज हो गया, तो डैट इज़ इमीडिएटली रिपेयर्ड। तो हमको लगता है ना भाई कि अगर अपने रोड सिस्टम को भी हम अपने बॉडी के सिस्टम को समझ के डेवलप करें और प्लान करके बनाएं, तो हम अपना बेटर अच्छा रोड नेटवर्क बना पाएंगे और उसका मेंटेनेंस भी बेटर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पंप सिस्टम को पढ़ेंगे। हार्ट को, जो कि पंप है, वही सबसे मेन काम कर रहा है। वो काम करना बंद हो गया तो भैया रोड भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो पावर ड्राइविंग सिस्टम, हार्ट को पहले हम लोग समझेंगे। व्हाट इज हार्ट? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे मुट्ठी के जितना बड़ा है। तो सब लोग अपना अपना देख लो भाई, जिसका जितना बड़ा मुट्ठी है उसका उतना बड़ा दिल है। ठीक है। बड़े दिल वाले हैं हम, तो दिल वाला होने के लिए आपकी मुट्ठी भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। सो द बिगर द फिस्ट, द बिगर इज योर हार्ट, एंड इट इज लोकेटेड स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। हम लोग जब प्लेज करते हैं, प्लेज लेते हैं, तो हम लोग छाती के ऊपर हाथ रखते हैं। छाती में भी रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं? हल्का सा लेफ्ट साइड में रखते हैं। क्यों ऐसा रखते हैं? क्योंकि वी स्वेयर बाय आवर हार्ट।
दिल की कसम लेके हम लोग प्लेज ले रहे हैं। इसलिए हार्ट का पोजीशनिंग के ऊपर हम अपना फिस्ट रखते हैं, मुट्ठी रखते हैं या हथेली रखते हैं और फिर प्लेज लेते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, ठीक है। तो हार्ट में क्या है, दे आर डिफरेंट चेंबर्स, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चेंबर्स। बेसिकली 4 चेंबर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अलग करने में हेल्प करता है, क्योंकि इनके मिक्सिंग होने से फिर काम करने में दिक्कत होगा, एफिशिएंसी घट जाएगा हमारे बॉडी का। दैट इज वाई देयर इज सेपरेशन ऑफ चेंबर्स, दे आर डिफरेंट चेंबर्स इन आवर हार्ट, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है भाई, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले एक जिस्ट में थोड़ा सा समझते हैं। लंग से जो ब्लड प्यूरिफाई हुआ, लंग्स में जो भी ब्लड प्यूरिफाई हुआ, हमने पढ़ा था एल्वियोली क्या करता है, फिल्टर करता है, ऑक्सीजन उसको सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो बॉडी से पहले लंग से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वहाँ पे गया वो हार्ट के थ्रू जाता है। हार्ट से लंग्स में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होगा, उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, वो वापस उस प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट में भेजेगा, फिर हार्ट उसको पंप करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये एक बेसिक मैकेनिज्म हो गया। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आप एग्जाम में भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ हार्ट लिखोगे। तो पहला स्टेप हम लोग देखते हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग से प्यूरिफाई होने के बाद हमारे हार्ट के ऊपर वाले चेंबर में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाले दोनों चेंबर को एट्रियम बोलते हैं या ऑरिकल्स बोलते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट राइट उसका पोजीशन हो गया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर आउट हो गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। जब वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा तब ये एट्रियम का जो मसल्स होगा वो रिलैक्स फॉर्म में होगा, ताकि उसमें ब्लड अच्छे से भर सके। अब जब इसमें ब्लड भर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो खुल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। यहाँ से आप देखिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे ब्लड आया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया या एक्सपैंड कर गया। अब सारा का सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब यहां से ब्लड पूरे के पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके फोर्स से पूरा का पूरा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे बॉडी में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा एक जगह से कलेक्ट होते होते राइट एट्रियम में एंटर करता है वाया सुपीरियर वेना कावा। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ये एंटर कर रहा है राइट एट्रियम में। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तब जब ये इसमें एंटर कर रहा है राइट एट्रियम में, तब ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है। जब इसमें ब्लड भर जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स में चला जाएगा, जहाँ पे फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। एल्वियोली में फिल्ट्रेशन होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, एंड देन पूरे बॉडी में वापस पहुँच जाएगा। तो इसको अगर आप इसी फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, 5 पॉइंट फॉर्म में लिखोगे तो बड़ा अच्छे से आप लिख पाओगे। ये देखिए इसका एक और डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट राइट साइड में यहाँ पे आया। फिर यहाँ से ये फिल्टर होके कॉन्ट्रैक्ट करके ये वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से होते हुए रेड कलर का जो भी डायग्राम दिख रहा है वो अरोटा के थ्रू होते हुए पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो आपके राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में चला गया प्यूरिफाई होने के लिए, वहाँ एल्वियोली में प्यूरिफाई हुआ, वहाँ ऑक्सीजन आया। तो ये 2 बार चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर लंग्स में, इसका 2 बार चक्कर लग रहा है। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दूंगा, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान देना है, ठीक है। 2 बार ब्लड कैसे हुआ? एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ पे आया हार्ट में, वही ब्लड फिर लंग्स में प्यूरिफाई हुआ, प्यूरिफाई होने के बाद वही ब्लड ऑक्सीजन लेके वापस हार्ट में आया, फिर वो पूरे के पूरे बॉडी में गया।
तो हमारा जो खून है वो हार्ट में सेम खून एक साइकिल में 2 बार आता है। ठीक है, अब हम लोग इसी को और डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि भाई यहाँ सेपरेशन ऑफ राइट साइड और लेफ्ट साइड है ही क्यों। हमने देखा ना भाई, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, सो व्हाई दे आर सो मेनी चेम्बर्स। इसका बेसिक पर्पस है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं करें। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो ब्लू कलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर ये चेम्बर्स का सेपरेशन नहीं होगा तो इनका मिक्सिंग हो सकता है और इनके मिक्सिंग से एफिशिएंसी जो है ऑक्सीजन का जो सप्लाई होना चाहिए बॉडी को वो खराब हो जाएगा, वो मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करेगा एंड हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और ये उन एनिमल्स में खासकर इम्पॉर्टेंट है जिनका एनर्जी नीड्स हाई होता है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स। नाउ वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन हुआ वेदर में, 5 डिग्री घट गया, 5 डिग्री बढ़ गया, तो हमारे बॉडी में उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़े, इसीलिए हमारा ब्लड जो है वो एनर्जी खर्च करके उसके टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। सो दिस इज़ वाई इसका मिक्सिंग होना काफ़ी डेंजरस है, ये मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं विद द चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, जिनका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का कैसा टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। उनको हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए। इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और थोड़ा बहुत अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और कार्बन ऑक्सीजन रिच ब्लड का मिक्सिंग भी हो जाए तो इनका काम चल जाता है, बिकॉज उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट उतना हाई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें कैसा हार्ट है। एट्रियम 2 है मगर वेंट्रिकल एक कॉमन वेंट्रिकल है, तो यहाँ थोड़ा बहुत मिक्सिंग भी होता है तो इनका काम चल जाता है। इसीलिए ये ऑर्गेनिजम्स हाइबरनेट करते हैं। सांप क्या करता है? बहुत गर्मी का मौसम आया या बहुत ठंडे का मौसम आया, वो अपने बिल में घुस के छुप जाता है ना। रेप्टाइल्स को आप देख सकते हो, छिपकली, आपके घर में छिपकली होगी, आप देखोगे हर सीजन में वो दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर अपना रेगुलेट नहीं कर सकती है। दैट इज़ वाई एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और वो थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग को टॉलरेट कर पाते हैं। अब और मज़ेदार चीज़ देखते हैं। फिशेज़ में देखें, आपने ये डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा है क्लास 9 में, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, कितने चेम्बर्ड हार्ट्स वगैरह होते हैं, तो हमने पढ़ा है पाइसेस, फिशेज़ में देयर इज़ ओनली 2 चेम्बर्ड हार्ट, उनके में सिर्फ 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है और उनमें जो ऑक्सीजन मतलब सप्लाई होता है वो किस तरीके से होता है कि भाई गिल से जो भी ब्लड आया, गिल से जो भी ब्लड आया वो एक ही बार में हार्ट में आया, वहाँ उसको पंप करके वो पूरा का पूरा बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। इनमें सिर्फ 2 ही चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, गिल्स में ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा और वो आपके हार्ट में जाएगा, वहीं से वो पंप होके पूरे के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है हार्ट में, सिर्फ और सिर्फ एक बार हार्ट में आ रहा है, इसलिए इसको एक साइकिल में हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। मगर ह्यूमन बींग्स के केस में हमने देखा था हार्ट से सेम ब्लड एक साइकिल में 2 बार आ रहा था। कैसे? एक बार पूरे बॉडी से हार्ट में आया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, फिर वो प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में गया, फिर ऑक्सीजनेशन हुआ उसका, वो वापस से हार्ट में आया, फिर उसका पंपिंग हुआ पूरे बॉडी में। तो एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड, सेम ब्लड 2 बार हार्ट में इंटर किया था, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रोड के बारे में पढ़ते हैं। भाई इनको लाने ले जाने का जो नेटवर्क है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के रोड्स हैं, एक हो गया आर्टरीज, दूसरा हो गया वेन्स। और ये दोनों अलग अलग रोड इसलिए हैं ताकि फिर से किसी का भी मिक्सिंग नहीं हो।
जैसे हमारे यहाँ पे भी तो रोड कैसे होता है, एक साइड में एक लेफ्ट साइड में एक जाने वाली गाड़ी, राइट साइड में आने वाली गाड़ी। अगर कॉमन रोड होता है तो वहाँ एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, मगर अगर रोड डिवाइडेड हो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, वी यूजुअली ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अगर हम जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, आ रहे हैं तो राइट साइड से आ रहे हैं, ताकि एक्सीडेंट्स नहीं हो, मिक्सिंग किसी तरह का नहीं हो, कन्फ्यूजन किसी तरह का क्रिएट नहीं हो। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी दो तरह के ट्यूब्स है या ब्लड वेसल्स है। एक को बोलते हैं आर्टरीज, दूसरे को बोलते हैं वेन्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। तो आर्टरीज क्या करता है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेके पूरे बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जबकि वेन्स का काम क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेके हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। आर्टरीज में क्योंकि ब्लड का पंपिंग हुआ ना भाई, हार्ट से पंप हुआ ब्लड पूरे के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जब वो पंप हो रहा है तो वो बहुत हाई प्रेशर में फ्लो करता है। आप उसी जर को फील कर सकते हो। डॉक्टर जब आपका नर्व्स चेक करता है, थंब के नीचे आपके रिस्ट को पकड़ता है, वो उसी ब्लड प्रेशर को मेजर करने की कोशिश करता है कि आपका हार्ट बीट कैसा चल रहा है, ठीक है। गले में कई बार छू के देखते हैं डॉक्टर्स, वो यहाँ पे बड़े बड़े आर्टरीज को टच करते हैं और फील करते हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, वो ठीक से हार्ट आपका पंप कर रहा है कि नहीं। तो जब भी आर्टरीज में ब्लड फ्लो करेगा तो वो काफ़ी प्रेशर में होगा, हाई प्रेशर में होगा। वेयर एज वेन्स में जो भी ब्लड फ्लो करेगा उसमें कोई प्रेशर नहीं होगा, उसमें कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो पूरे बॉडी से ब्लड को लेके धीरे धीरे हार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहा है। क्योंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, इसलिए उसको थिक होना, मोटा होना ज़रूरी है और इलास्टिक होना भी ज़रूरी है। फैलने और सिकुड़ने का कैपेसिटी होना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर आर्टरीज थिक नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करेगा तो वो फट सकता है। दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी थिक, ठीक है। जबकि वेन्स में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, तो इसलिए वो थिन होता है, पतला सा होता है और नॉन इलास्टिक होता है। आर्टरीज में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, मगर वेन्स में वॉल्स होते हैं। ये देखो, आप देखो, ये वेन्स में ब्लू कलर वाले में ये वॉल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्व, ठीक है। इस तरह का एक वॉल्व बना हुआ है। ये वॉल्व का काम क्या है, बेसिकली ये ब्लड को पीछे फ्लो करने नहीं देता है, इट स्टॉप्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, क्योंकि इसमें तो कोई प्रेशर नहीं बन रहा है ना। प्रेशर नहीं बन रहा है तो ब्लड ऊपर तक कैसे चढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, खून भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, फिर वहाँ वॉल्स लग जाएंगे। वॉल्स लग जाएंगे तो ये खून नीचे की ओर नहीं बहेगा, इसको आगे ही मूव करना पड़ेगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ऊपर 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 ये खिसकते चला जाएगा। तो ये एग्जाम में कई बार आता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। एक और पॉइंट मैं अपने तरफ से आपको बताता हूँ। वेन्स जो होता है वो सुपरफिशियल होता है, यानी उसको ऊपर से देखा जा सकता है, लेकिन आर्टरीज जो होते हैं वो डीप सीडेड है, अंदर की ओर दबे हुए हैं और छुपे हुए हैं। ऐसा क्यों होगा, अब ये सोचो। क्योंकि अगर आर्टरीज में किसी भी तरह का चोट लग गया, खरोच आ गया या कट हो गया, तो उसमें से खून बहुत फटाफट निकलेगा, क्योंकि उसमें से प्रेशर वाला खून निकल रहा है ना। तो हाई प्रेशर के साथ खून पिचकारी के जैसे फेंकते जाएगा, पिच पिच फेंकते जाएगा, ब्लड लॉस होगा, आदमी मर सकता है। कितनी प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया, ठीक है। द क्रिएटर हैज़ मेड एवरीथिंग सच वेल प्लान्ड कि उसका कोई हिसाब नहीं है। जबकि वेन्स जो है वो सुपरफिशियल है, उसको आप ऊपर देख सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत कटता भी है, जो हम लोग को नॉर्मली चोट वोट लगता है खेलते वक्त या बदमाशी करते वक्त, तो जो चोट लगता है वो वेन्स पे लगता है, तो वो थोड़ा बहुत खून निकलता है, पट्टी वट्टी की वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब यही आर्टरीज या वेन्स जो है, जैसे ही वो किसी ऑर्गन से के पास पहुँचते हैं या किसी टिश्यू के पास पहुँचते हैं, तो ये आर्टरी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है, जिसको हम लोग आर्टेरियोल बोलते हैं। आर्टेरियोल्स फिर फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। यही कैपिलरीज थोड़े थोड़े मिल के बड़े होके वेन्यूल्स बनाते हैं, और वेन्यूल्स मिल के बड़ा वेन बनाता है। तो ये समझ लो आप, एक नेशनल हाईवे हो गया। आर्टरी या वेन जो हो गया वो नेशनल हाईवे हो गया। आर्टेरियोल्स या वेन्यूल्स को आप बोल सकते हो वो स्टेट हाईवेज हो गए। कैपिलरीज को आप बोल सकते हो जो नॉर्मल सड़क हमारे टाउन्स में, सिटीज़ में होता है, वो कैपिलरीज हो गया। इन कैपिलरीज का काम क्या है कि वो हर एक घर तक पहुँचे।
यानी हर एक सेल तक वो कांटेक्ट में रहे, उसके टच में रहे, ताकि वो हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब कुछ सप्लाई कर सके और उसका कचरा भी कलेक्ट कर सके। भैया स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे आपके घर से तो नहीं ना निकलता है, वहाँ से क्या निकलता है, नॉर्मल सड़क से, और वो हर एक घर से कनेक्टेड होते हैं। अगर हर एक घर से कनेक्टेड नहीं होंगे तो आपको सामान कैसे मिलेगा, आप अपने घर का कचरा कूड़ा कैसे फेंकोगे। तो सिमिलरली ऐसा ही हमारे बॉडी का भी डिज़ाइन है या ट्यूब्स का नेटवर्क है। अब भैया कहीं चोट लग गया, खरोच आ गई, आर्टरीज या वेन्स में कट आ गया तो क्या होगा। अगर किसी भी तरह का इंजरी हो गया तो काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है, बहुत खून निकल सकता है, उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो भाई डेथ भी हो सकता है लॉस ऑफ ब्लड के वजह से। सो दिस हैज़ टू बी चेक्ड। तो क्या होता है, ब्लड के साथ साथ प्लेटलेट्स फ्लो करते हैं। ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल हो गया, इसका काम यही है नज़र रखना कि भाई कहाँ पे कहीं कोई कट तो नहीं आया है। आप बड़े बड़े हाईवेज़ में जाओगे तो वहाँ पे एक इस तरीके की गाड़ी भी चलती रहती है, उसका काम यही होता है कि वो देखते रहता है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं किसी को चोट तो नहीं लगा, या कहीं पे रोड में गड्ढे तो नहीं है। सिमिलरली प्लेटलेट्स का भी यही काम है, वो पूरे के पूरे आर्टरीज में और वेन्स में बहते रहता है और वो चेक करते रहता है कि कहीं कट तो नहीं है। जैसे ही उसको कहीं पे भी कट नज़र आता है, कहीं पे भी चोट नज़र आता है, वो क्या करता है, ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वहाँ पर एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन एक जाला जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर। वो जाला बना देता है, उस एरिया को कवर कर देता है ताकि खून वहाँ से निकले नहीं। खून जो कि बड़ा पार्टिकल्स है, आरबीसी के पार्टिकल्स, डब्ल्यूपीसी के पार्टिकल्स वहाँ से निकल नहीं पाए, इसलिए वहाँ पे वो एक जाला जैसा स्ट्रक्चर बना देता है जिससे कि वो कट फिलअप हो जाता है। सो दिस इज हाउ द मेंटेनेंस प्रोसेस इज डन विद इन आवर बॉडी। अब एक दूसरा तरह का भी सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये काफ़ी एक्सप्लोर अभी नहीं हुआ है और ये बहुत ही मज़ेदार और छुपा हुआ रहस्य जैसा है कि भाई इसका काम क्या और ये काम कैसे करता है। तो ये भी एक तरह का टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मगर इसका ट्रांसपोर्टेशन का जो सामान है वो कुछ और ही है, ठीक है। इसका कलर देखा जाए तो इसका कलर भी ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही है, देखने में ब्लड प्लाज्मा जैसे ही है, बट ये कलरलेस होता है। खून जैसे लाल है, मगर प्लाज्मा जो होता है, लिम्फ जो होता है, वो कलरलेस होता है और उसमें प्रोटीन भी कम होती है, ठीक है, इसमें प्रोटीन भी काफ़ी कम होता है। ये क्या होता है, जो टिश्यूज़ है या सेल्स है उनके बीच में जो भी गैप्स रहते हैं वहाँ पे ये अपना रास्ता बनाता है, ठीक है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जो भी गैप्स प्रेजेंट रहते हैं वो वहाँ से पतला 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 रास्ता से मुड़ते मुड़ते घूमते घामते अपना रास्ता बनाता है और फाइनली जाके किसी मेन सड़क से मिल जाता है। अब इसको हम लोग अपने सिस्टम में समझे, रोड नेटवर्क से समझे, तो समझ लो ये एक गली कुच्चा जैसा रास्ता है, छोटे छोटे गली हैं, छोटे छोटे लेन्स हैं, ठीक है। दो घर के बीच में पतला सा लेन है, बस्ती में छोटा सा लेन है, स्लम एरियाज़ में लेन्स है। ये लेन्स कहीं ना कहीं जाके या तो डेड एंड में फंस जाते हैं, या डेड एंड में नहीं फंसे तो किसी ना किसी मेन रोड से जाके मिलते ही मिलते हैं। सिमिलरली लिम्फेटिक सिस्टम भी ऐसा ही काम करता है। जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, पतले पतले लेन्स होते हैं, गलियां होती है, रास्ता होती है, वहाँ पे जो भी सिक्रीशंस होता है उस सिक्रीशंस को लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ कैरी करता है और जाके उसको बेसिकली ड्रेन आउट कर देता है, बड़े सड़क में, बड़े वेन्स में जाके वो मिल ही जाता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम यही है कि डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट मटेरियल्स जो है इंटेस्टाइन से, उसको ड्रेन आउट करके या एक्सेस फ्लूइड जो भी बना उसको ड्रेन आउट करके वापस से ब्लड में मिला देना। टिश्यूज से कुछ भी एक्स्ट्रा फ्लूइड सीक्रेट हुआ तो वो इन्हीं पतले रास्तों से होते होते मेन वेन्स में जाके कहीं ना कहीं जाके ब्लड में जाके मिल जाता है, कलेक्ट हो जाता है। जहाँ इसका डेड एंड होता है वहाँ पे ये नोड्स बना देते हैं, लिम्फेटिक नोड्स बन जाते हैं, बड़े बड़े नोड्स। गले में आपका कई बार डॉक्टर चेक करता है कि भाई कहीं ये नोड्स फूला हुआ तो नहीं है, गले में इसका बहुत बड़ा पॉइंट्स है, बहुत सारे बड़े बड़े नोड्स है, तो डॉक्टर उसको चेक करता है कि कहीं ये नोड्स काफ़ी फुल तो नहीं गया है। अगर फुल गया है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सो ये लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके बारे में नॉलेज थोड़ा लिमिटेड है,
काफ़ी रिसर्च वर्क चल रहा है इसके बारे में। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स। अब प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि भाई सिंपल कंपाउंड्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, ये किस तरीके से प्लांट में इंटर करता है बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए उसको जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड वूड जो भी बना वो कैसे आ रहा है ना। अब इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उसको और भी बहुत सारे सामान चाहिए अपने खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और अलग अलग मिनरल्स। ये कैसे आता है? इसको बेसिकली प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब करता है। पानी में जो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं उसको पानी के थ्रू डिजॉल्व फॉर्म में वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है रूट्स के थ्रू और वो प्लांट में अंदर जाता है। अगर प्लांट्स छोटे हों या रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंस छोटा हो तो ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से भी काम हो जाएगा, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। मगर जनरली ऐसा होता नहीं है। प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई, कोई छोटा प्लांट तो नहीं है। छोटे प्लांट में ऐसे काम हो जाएगा, लेकिन बड़ा प्लांट जहाँ है वहाँ पे सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट एनफ। जैसे कि हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था भाई कि सिर्फ ऑक्सीजन जो अंदर आया डिफ्यूजन प्रोसेस से आया, बट दैट इज़ नॉट गुड एनफ कि वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाए। उसके लिए वी नीड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हेमोग्लोबिन, पढ़ा था हमने। सिमिलरली प्लांट्स में भी सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से काम नहीं चलेगा। अगर हमको न्यूट्रिएंट्स को ऊपर तक लीव्स तक पहुंचाना है तो कुछ और भी रिक्वायरमेंट रहेगा। सो फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ज़्यादातर पार्ट्स डेड पार्ट्स है, इसलिए इनमें स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है तो काम चल जाता है। हमारे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत फास्ट है, हमें हार्ट चाहिए, प्लांट्स को हार्ट नहीं चाहिए क्योंकि उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट ही काफ़ी कम है। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहे, वो हंट नहीं कर रहे, वो घर नहीं बना रहे, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहे, तो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। ज़्यादातर डेड टिश्यूज़ है, हमने पढ़ा है स्क्लेरेंकाइटस टिश्यूज़ के बारे में 9th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काम कर जाता है और प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है भैया? रॉ मटेरियल्स को खींच के लीव्स तक पहुँचाना। फ्लोएम का काम क्या है भाई? जो खाना बन गया उसको पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जूनियर क्लास में आपने ये भी पढ़ा है जाइलम टिश्यू के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और फ्लोएम टिश्यू के क्या क्या पार्ट होते हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत और डिटेल में इसको देखेंगे कि जाइलम टिश्यू कैसे काम कर रहा है। तो जो जाइलम टिश्यूज़ है उसके जो वेसल्स है, एंट्रियकीट्स है, वो रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए लीव्स तक इन तक कनेक्टेड है आपस में, और वो एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाता है जिससे कि पानी कंडक्ट होके पूरे पार्ट्स तक पहुंच सके। अब रूट्स में हम लोग देखें तो जो टिश्यूज़ वहाँ पे कनेक्टेड हैं, जो रूट्स में हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से ये आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट सेल्स, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन आयन। इन आयंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड एंड इनसाइड। अब इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को बराबर करने के लिए पानी अंदर मूव इन कर जाता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो उसमें डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फिलअप करने के लिए, मेकअप करने के लिए पानी भी अंदर तक खिंचा जाता है और वो ऊपर तक भी चढ़ जाता है। इस प्रेशर से पानी कुछ दूर तक तो चला गया, मगर अगर प्लांट बहुत ऊंचा है, 100 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, सॉरी, 20 मीटर ऊंचा है, 40 मीटर ऊंचा है, इतना बड़ा प्लांट है, 3 तल्ला जितना प्लांट है, तो ज़मीन से लेके वहाँ तक पानी कैसे चढ़ेगा? हम लोग को घर में भी मोटर लगाना पड़ता है ना। अगर पानी को नीचे से 3 तल्ला या 5 तल्ला ऊपर चढ़ाना है तो हम लोग को मोटर सिस्टम यूज़ करना पड़ता है पानी को ऊपर ले जाने के लिए, टंकी तक पहुंचाने के लिए। तो प्लांट में ऐसा क्या सिस्टम है जिससे कि पानी नीचे से ऊपर तक जाएगा? इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस है वो काफ़ी नहीं होता पानी को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इसीलिए प्लांट्स यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ सक्शन पुल। वो एक सक्शन पुल, एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं।
ठीक है, वो एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिससे एक सक्शन पुल क्रिएट होता है और पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है। कैसे? तो भाई लीव्स से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, पानी निकलते जा रहा है, तो नीचे में खाली जगह हो गया, हवा भर गया, तो हवा भरने से वो उसके प्रेशर के डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है, सक्शन क्रिएट होता है। जैसे हम लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, सक करते हैं ना, खींचते हैं, तो सिमिलर तरह का सक्शन क्रिएट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन और पानी नीचे से ऊपर तक चढ़ जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्लांट के टॉप तक पानी कैसे जाता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि पहले भैया रूट से कैसे अंदर वो आया, उसके बाद सक्शन पुल कैसे क्रिएट हुआ, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था स्ट्रॉ से जो पानी खींचते हम लोग। अब ये तो जाइलम का काम हो गया, उसमें पानी और मिनरल्स कैसे जा रही है हमने समझ लिया। अब लीव्स ने खाना बना लिया, अब ये सॉल्यूबल खाना जो है उसको जब हम प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएंगे तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और ये हमेशा इनसॉल्यूबल फॉर्म ही होगा। ठीक है, सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ही होता है, और इसको कैरी आउट करने के लिए देयर इज अ स्पेशल टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि एमिनो एसिड्स हो गया या अदर मिनरल्स एंड विटामिन हो गए, उनका भी ट्रांसपोर्ट फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू ही होता है। और इन सब्सटेंसेस को स्पेशल जगह पहुंचाना होता है, फूल में, पत्तों में, लीव्स में, रूट्स में, सीड्स में, और खास कर उन जगह पे जहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ मैक्सिमम है। आम पकता कैसे है, आम फल है, वो फल बनता कैसे है, फूल खिलता कैसे है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना होगा, तभी फूल बनेगा, तभी फल बनेगा। ठीक है, और मीठा मीठा फल खा पाओगे, आम खा पाओगे। तो ये प्रोसेस होता कैसे? तो ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का जो प्रोसेस है वो सीव ट्यूब्स के थ्रू होते हुए, सीव ट्यूब्स हमने पढ़ा था, वो चलनी जैसा होता है, उसमें छेद होते हैं इन ट्यूब्स में, सीव ट्यूब्स, और उसके साथ जो एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स होता है उसके थ्रू खाना ऊपर और नीचे हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था दैट वाज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहाँ पे प्लांट को कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता था, सक्शन पुल से हो जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो जा रहा है। मगर फ्लोएम में जो फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन हो रहा है उसमें प्लांट्स हैव टू स्पेंड एनर्जी। सिंस दे आर स्पेंडिंग एनर्जी, दिस सिस्टम इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे मटेरियल जैसे सुक्रोज वगैरह जो बना उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी यूज करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो सुक्रोज वगैरह जो है, इस तरह का सब्सटेंसेस जो है वो अंदर की ओर एनर्जी खर्च करके उसको एक जगह से दूसरे फ्लोएम टिश्यू में मूव करा दिया जाता है। जब वो फ्लोएम टिश्यू में मूव कर गया एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी खर्च करके, तब तो वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। भाई एक जगह सुक्रोज है, एक जगह सुक्रोज नहीं है फ्लोएम टिश्यू में, तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस को कवर अप करने के लिए पानी भी अंदर जाता है, इम्बाइब हो जाता है, और वो उसको मूव करा देता है जिस पॉइंट पे उसको पहुंचाना है। जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स, लीव्स, जहाँ पे प्लांट को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इस तरीके से बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे सुक्रोज बना तो इसको ज़बरदस्ती एनर्जी खर्च करके डाला गया, फिर वो पानी भी अंदर चला गया टू बैलेंस दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड वो मूव कर गया जहाँ पे उसको पहुँचाना था। ठीक है, सो दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो ये बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया प्लांट्स एंड एनिमल्स में। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर से लिखें। थैंक यू।